गुजरात की एक नाट्य शैली है भवई, उसका एक नाटक है जसमा ओढ़न। ओढ़ लोग मतलब मजदूर लोग जो ज़मीन मिट्टी ढोते हैं, ज़मीन की खुदाई करते हैं। वो एक अप्सरा थी, काम कुंडला नाम की अप्सरा थी। इंद्र ने उसको धरती पर भेजा, क्योंकि इंद्र महाराज राजा होते हुए हमेशा भयभीत रहते हैं कि कोई उनका सिंहासन न छीन ले। धरती पर एक बहुत बड़े ऋषि, नाला ऋषि नाम के, घोर तपस्या कर रहे हैं। तो वो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए काम कुंडला और उसकी 3-4 और सखियों को नदी के तट पर भेजते हैं। अंततः ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है और नाला ऋषि कहते हैं कि तुमने मेरी तपस्या भंग की है, तो अब तुमको ही मेरे साथ विवाह करना होगा। तो कामकुंडला उनका अपमान करती है कि तुम इतने बदसूरत और मैं स्वर्ग की सुंदरी, मेरा तुम्हारा क्या मेल है। तो ऋषि उसको शाप देते हैं। ये सारे मिथक हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो मिथक क्या कहते हैं कि तुम धरती पर जाओ, तुम्हें धरती पर जाना होगा और तुम्हारा विवाह ऐसे ही आदमी से होगा जिसका तुमने अपमान किया है। खैर, कहानी के हिसाब से वो धरती पर आती है। यहाँ से हमारी बात शुरू होती है, जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। एक मजदूर परिवार में जन्म लेती है। उनका काम है, गुजरात की कहानी है, अलग अलग जगह जाकर ज़मीन खोदना, मिट्टी ढोना। बड़ी होती है, उसका विवाह हो जाता है। पति अनपढ़, गंवार और पूरी तरह से शारीरिक रूप से दिव्यांग, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करती है कि ठीक है। अब आखिर में वहाँ का राजा इन सब लोगों को बुलाता है काम करने के लिए, क्योंकि उसके यहाँ पाटन में पानी नहीं बचा है, तो तालाब बनवाना है, एक बहुत बड़ा तालाब बनना चाहिए। तो सब लोग ये पहुँचते। अब राजा जस्मा, क्योंकि अब उसका नाम जस्मा ही है, उसको देखकर बहुत मोहित हो जाता है उस पर, और वो कहता है कि तुम क्यों यहाँ इन मजदूरों में फंसी हुई है, मेरे महल में आ जाओ। लेकिन जस्मा मना कर देती है कि मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। अंततः राजा अत्याचार करता है, सबको मरवा देता है, सब लोग मर जाते हैं। तब इंद्र धरती पर आकर उनको पुनः जीवित करते हैं कि उठो काम कुंडला, तुम्हारा शाप पूरा हो गया और अब तुम पुनः स्वर्ग चलो। वहां पर ये नाटक अचानक मिथक से उठकर कितना आधुनिक हो जाता है।
कामकुंडला कहती है कि हे इंद्र महाराज, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आप मुझे पुनः स्वर्ग जाने का निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, इनका दुख दर्द बांटते हुए, इनके साथ रहते हुए मैं इन्हीं के जैसी हो गई हूं, मेरे लिए यही स्वर्ग है। अर्थात उस स्वर्ग जैसी चीज को छोड़कर धरती के मजदूर, काम करने वाले लोग, उनके साथ रहने का निर्णय ये कोई पुरुष नहीं ले रहा, एक औरत की तरफ से ये पहल हो रही है। मुझे नहीं लगता कि पूरे लोक नाट्य साहित्य में इससे बड़ा कोई नाटक मेरे देखने में आया है, जहां पर पुराने मिथक को एक नई व्याख्या के साथ देखा जा सकता है। फिर उसके बाद हम पारसी रंगमंच के दौर में आते हैं। आगा हश्र कश्मीरी जैसा एक बड़ा नाटककार है, कम से कम 4 नाटक उसके हमारे सामने हमारे विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब और सीता बनवास और खूबसूरत बला। अब आप देखिए कि यहूदी की लड़की यहूदी के रूप में पैदा होकर एक रोमन से प्यार करती है। पुराने रोमन युग में कथा को केंद्रित रखा गया है। चुनाव की दुविधा है कि मैं रोमन हो जाऊं या कि मैं यहूदी रहूं। एक तरफ ये प्रश्न है, दूसरी तरफ प्रेमी को स्वीकार करूं जो कि एक रोमन राजकुमार है, या कि अपने पिता के पास जाऊं। ये आज की स्त्री के सवाल हैं। जब जब इस तरह का निर्णय लेने का क्षण आता है, हम लोग इस तरह के अंतर्द्वंद्व में गुजरते हैं। ये कोई एक तरफा चरित्र नहीं रह जाता। फिर इसी तरह का कथ्य रुस्तम सोहराब में है। ईरान और तुरान 2 देश है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक की तरफ से रुस्तम लड़ रहा है और दूसरे की तरफ से उसका बेटा सोहराब लड़ रहा है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। क्यों? जब रुस्तम ईरान की सीमा में आ गया था, तो उसका तहमीना
से प्रेम प्रसंग हो गया, दोनों ने विवाह कर लिया। फिर वो उसको छोड़कर अपने देश वापस लौट गया। 16 बरस बीत गए, लड़ाई छिड़ गई। अब तहमीना अपने बेटे को एक तावीज़ बांधकर कि तुम्हारा बाप वहाँ मिलेगा, तुम मुझको पहचान लेना, ये निशानी दिखा देना। आप देखिए कि पुरानी कहानियों ने हमारी हिंदी फिल्मों को किस तरह से प्रभावित किया है। कभी वो जंजीर निशानी बन जाती है, कभी कोई चिट्ठी निशानी बन जाती है। ये हमेशा से ऐसा चला आ रहा है। बहरहाल पिता पुत्र दोनों सामने खड़े हैं, दोनों बराबर के योद्धा हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंततः आखिरी फाइट में दोनों का युद्ध है और जाहिर है कि पहले हारता है रुस्तम, बाद में वो अपने बेटे सोहराब का कत्ल कर देता है। उसको नहीं पता कि ये उसका बेटा है और सोहराब कहता कि जाओ, भाग जाओ, तुमने मुझे तो मार दिया लेकिन अब यहाँ मत रुको, क्योंकि मेरे पिताजी को पता चल गया, मेरे बाप को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो रुस्तम पूछ रहे कौन है तुम्हारा बाप, तो वो उसका नाम लेता। तो वो कहता ये तुम कैसे कह सकते हो, फिर वो निशानी दिखाता। तो अंततः यहाँ पर मतलब रुस्तम के विलाप पर और आखिर में रुस्तम भी अपने बेटे के साथ मतलब रोते रोते उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर स्त्री की भूमिका को हम इस रूप में रेखांकित करना चाहते हैं कि जब जब प्यार जैसा प्रसंग आया है तो वो किसी भी देश की सीमा में नहीं बंधा, किसी भी संप्रदाय की सीमा में नहीं बंधा। तहमीना उसका एक आदर्श है। संयोग देखिए कि अभी तक मैंने जितने नाटकों की चर्चा किया है, राइट फ्रॉम स्वप्न वासवदत्ता से लेकर अभी रुस्तम सोहराब तक, सबकी कहानी में एक बात कॉमन है। प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, बिछुड़ते हैं और फिर किसी बहाने से उनकी अंतिम जो भी भेंट है वो होती है। एक जीवन के चक्र को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि उतार चढ़ाव के अंदर से जब तक नहीं गुजरेगा हमारा संबंध, तब तक उसकी गहराई कभी मतलब स्थापित नहीं होती। सीता वनवास के बारे में हम भवभूति के प्रसंग में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। खूबसूरत बला निश्चित रूप से एक स्त्री की भूमिका
की दृष्टि से नोटिस में लिए जाने वाला नाटक है। किस रूप में? नेकी और बदी, ये दो वैल्यूज हैं। नेकी अच्छाई करना और बदी बुराई करना, ये भाववाचक दो मूल्य हैं। इनको ह्यूमन फॉर्म में, मानवीय रूप में दो स्त्रियों के माध्यम से नाटक में देखने की कोशिश की गई है। और जाहिर है, जैसा हम सभी जानते हैं और हमेशा देखते ही हैं कि बदी शुरुआती दौर में कितनी भी छाई रहे, कितना भी उसको हासिल होता रहे और नेकी को दुख झेलना पड़े, तरह तरह के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़े, अंततः वही जीतती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कलाओं में, साहित्य में स्त्री की उतनी ही केंद्रीय भूमिका रही है। अभी मैं आधुनिक युग में तो पहुंचा ही नहीं हूं, वहां तो हमें एक से एक ऐसे नाटकों से हमारा साक्षात्कार होता है जहां हमें अपनी बात को पुष्ट करने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी, सब जानते हैं उस नाटक के बारे में। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में 1935-36 में या उसके आगे पीछे लिखा गया होगा, लेकिन आज के किसी भी नाटक को उसके आगे नहीं रखा जा सकता। क्यों? ध्रुव स्वामिनी जैसा चरित्र 1935 में, हालांकि उसकी कहानी गुप्त साम्राज्य की है, तब तो वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उठता है कि वो अपने पति रामगुप्त का अस्वीकार करती है। क्यों अस्वीकार करती है? क्योंकि वो शारीरिक रूप से नपुंसक है। अब आप देखिए, ये कितना बड़ा निर्णय है। हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा की बात तो छोड़िए, पश्चिम के नाट्य साहित्य में भी हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पर औरत की तरफ से इतना बड़ा रिजेक्शन समाज के सामने रखा गया हो और
उसका सबसे ज़्यादा सकारात्मक पहलू ये है कि धर्म उसके साथ है और राजनीति उसके साथ है कि हाँ, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं जो तुमने लिया है। मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगा 1879 में इब्सन एक पश्चिम का बहुत बड़ा नाटककार हुआ जिसको नाट्य साहित्य में यथार्थवादी नाट्य लेखन के लिए जाना जाता है। उसका एक नाटक है ए डॉल्स हाउस, गुड़िया घर। नौरा नाम की स्त्री जिसका पति बैंक में बहुत अच्छी पोजीशन पर है, बच्चे हैं, घर में सब सुख सुविधा है, तो पति की अपेक्षा ये है कि पत्नी एक गुड़िया की तरह से सजी धजी रहे, बच्चों की देखभाल करे, जो कुछ उसको सुख सुविधा चाहिए वो उसको मिलती रहेगी, लेकिन वो क्वेश्चन ना करे। ये पश्चिमी समाज में 19th सेंचुरी के आखिरी पूर्वार्ध में ये नाटक मंचित हुआ। पति बैंक में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करता है जिसकी सज़ा किसी और को भुगतनी पड़ती है, तो नाटक का आखिरी दृश्य है नौरा पति से प्रश्न करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारे सामने क्या प्रॉब्लम थी। तो वो तरह तरह से कहता कुछ नहीं है और ये तुम्हारे काम को, मतलब तुम्हारा एरिया नहीं है कि तुम इस पर बहस करो। तो बहस बढ़ जाती है और अंततः नौरा घर छोड़ने का निर्णय लेती है। नाटक का अंत यहाँ पर होता है कि नौरा अकेली रात के अंधेरे में घर के दरवाजे से बाहर निकल जाती है, पति वहाँ पर खड़ा रह जाता है। मैं इस नाटक का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, जब ये नाटक 1879 में मंचित किया गया तो वहाँ का संभ्रांत समाज इसको स्वीकार नहीं कर पाया। उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि ये क्या दिखा रहे हैं, एक औरत को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तो तुलनात्मक दृष्टि से भी देखें तो औरतों को लेकर, चाहे वो पश्चिम हो, हमारे यहाँ तो जैसा मैं अपने उदाहरणों से बार बार आपके सामने रख रहा हूँ, स्थिति बहुत बहुत बेहतर रही है। ये भी हमारे मन में कुछ बने हुए भ्रम हैं कि वो लोग बहुत आगे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर जब से रंगमंच का जन्म हुआ
कम से कम 2-2,500 साल पहले तो सब लोगों ने मान लिया है। तब से नाटकों में स्त्रियों की भूमिकाओं के रूप में काम करती आ रही हैं। लेकिन पश्चिमी रंगमंच का इतिहास ये कहता है, चाहे वो यूनानी रंगमंच हो, चाहे वो रोमन रंगमंच हो, चाहे वो शेक्सपियर का रंगमंच हो, कहीं भी दूर दूर तक स्त्रियों का कोई पार्टिसिपेशन वहां दिखाई नहीं देता। सारी भूमिकाएं पुरुष लोग किया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर चाहे वो संस्कृत नाट्य परंपरा हो, फिर बेशक मध्यकाल में, जैसा हम सभी जानते हैं, एक नई शासन व्यवस्था के आने के बाद और सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया, तो स्त्रियों ने घर की जिम्मेदारी संभाल लिया और पुरुष लोग रंगमंच करने लगे। लेकिन फिर उसके बाद 1850 से फिर स्थिति बदलनी शुरू होती है। पारसी रंगमंच में 1850 में उसके नाटकों का मंचन होना शुरू हुआ। पारसी उसको इसलिए कहा जा रहा है कि पारसी लोग उन कंपनियों के मालिक हुआ करते थे जो उन नाटकों को मंचित करती थी। तो 1873 में 1873 में पारसी रंगमंच पर पहली महिला अभिनेत्री पदार्पण करती है और उसके बाद तो फिर एक लंबी परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। तो ये कुल मिलाकर नाट्य साहित्य की स्थिति है। इसी के साथ साथ जोड़कर मैंने रंगमंच की स्थिति का भी जायज़ा लेने की कोशिश की। बड़े बड़े नाटककार हैं जो इसी वर्ग से आते ही हैं। एक लंबी सूची है, लेकिन फिर भी कुछ नाम आपको जानने हों तो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जैसे देखें तो शोभना बुटानी, त्रिपुरारी शर्मा, शांति मेहरोत्रा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, शांता गांधी, शीला भाटिया, कुसुम कुमार, मृणाल पांडे, नादिरा ज़हीर बब्बर। जाहिर है कि मैं यहाँ पर हिंदी रंगमंच पर केंद्रित कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी भाषाओं में ऐसी स्थिति नहीं है। फिर फिल्मों की दुनिया में जाएं तो आपको सई परांजपे जैसी फिल्मकार है, और आज और आगे चले आएँ तो अश्विनी अय्यर तिवारी या अलंकृता श्रीवास्तव। चित्रकारों की दुनिया में जाएं, अनुपम सूद, अर्पिता सिंह, नीलिमा शेख। हर जगह आपको उनकी बराबर की उपस्थिति दिखाई पड़ेगी। किसी का काम कम है, किसी का काम ज़्यादा है, ये एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक ने अपने स्तर पर अपनी एक निजी पहचान स्थापित की है। मैं समझता हूँ कि हमें इसको पूरे मन से
स्वीकार करना चाहिए और जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर मैं यहाँ नहीं छू रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए और दूसरे विशेषज्ञ आएंगे, वो अपनी बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब तक आपका ये सेमिनार या कि वेब सेमिनार या कि ऑनलाइन सेमिनार, देखिए किस तरह से समय के साथ साथ सेमिनार का भी एक नया रूप हमारे सामने आ रहा है। मैं थोड़ा सा अपने आप को अभी भी 20वीं शताब्दी में रुका हुआ पाता हूँ इन चीज़ों को लेकर, इसीलिए मैं इस माध्यम से कम ये आमने सामने बैठकर हो रहा है, मैं अपने अनुपस्थित श्रोताओं के साथ उसी अंदाज में अपनी बातचीत को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे वो मेरे सामने उपस्थित हैं, और मैं उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत आभार। जाहिर है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का ना तो समय था और ना उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि वो आगे आप लोग उसको लेकर जाएंगे। मैंने सिर्फ कुछ इंगित करने की कोशिश कर दिया। मुख्य रूप से 4 युगों को कैप्चर करने की कोशिश की है। हमारी रंगमंचीय भाषा में उनको शास्त्रीय युग, क्लासिकल, फिर उसके बाद फोक या ट्रेडिशनल, फिर हिंदुस्तान के टर्म्स में एक पारसी, और फिर चौथा जो हमारा आज का है, पिछले 150 वर्ष का जो भी लेखन हुआ है, सुविधा के लिए वही तारीखें उसकी भी हैं कि 1850 से लेकर और आज तक का। तो ये चारों में स्त्री का योगदान, स्त्री का महत्व या नाटकों में आए हुए स्त्री पात्रों ने किस तरह से अपने आप को उद्घाटित किया है। धन्यवाद।